हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीकेजीएस मेगा सीरीज़। इस सीरीज़ का ये 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और इसमें तकरीबन 100 वीडियोस इस सीरीज़ के अंदर पर्टिकुलरली आएंगी और ये सीरीज़ स्पेशली बिहार एसआई को पॉइंट करके बनाई जा रही है। बेसिकली बिहार एसआई के लिए हमने इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और इस सीरीज़ के कंप्लीट होते ही मैं मानता हूँ कि 70% क्वेश्चन बिहार एसआई में इसी से आने हैं। सो बिना देरी के चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है प्रोटीन का। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1938 में। और प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं और जो एंजाइम है, हार्मोन है और इंसुलिन होते हैं जो पेंक्रियाज के बीटा सेल से निकलते हैं इंसुलिन। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। कि प्रोटीन्स चूंकि अमाइनो एसिड से बने होते हैं तो अमाइनो एसिड 20 होते हैं और इसको दो सब कैटेगरी में बांटा गया है, 9 और 11। ये 9 प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं। और ये 11 जो अमीनो एसिड होते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये जो एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए होते हैं, इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। और जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते इनका निर्माण हमारे शरीर के लीवर में होता है। हालांकि इसका कोई यूज़ हमारी बॉडी के लिए नहीं होता। अब प्रोटीन जो होते हैं खासतौर से बच्चों की जो बॉडी होती है, किन्हीं की भी बॉडी, जिनकी बॉडी काफ़ी लीन थिन है, उनकी बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। और यदि इसकी कमी हो जाए बच्चों में तो जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं मारास्मस बीमारी, और जो बड़ों में इसकी कमी होती है उसको बोलते हैं क्वासरक्यूर बीमारी, और इससे लीवर प्रभावित होता है। लीवर प्रभावित होता है। अगला पॉइंट हमारा है कंप्यूटर से। यूनिवैक कंप्यूटर, सबसे पहली बात तो ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। अभी 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन तक का कंप्यूटर आ चुका है मार्केट में। तो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था यूनिवैक, और पहला व्यावसायिक कंप्यूटर भी था ये। इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन था जिसका व्यापक तौर पर व्यवसाय में प्रयोग किया गया था। तो यूनिवैक कंप्यूटर ये था, और ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था और इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब के जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट हमारा है प्रमुख धातुओं की आघात वर्धता। आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा लेकिन मैं बताता हूँ। आघात वर्धता यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मेलेबिलिटी। और ये मेलेबिलिटी क्या होता है? किसी धातु का एक ऐसा गुण, इसमें हम किसी धातु को जब पीटते हैं तो ये चौड़ा हो जाता है। तो इस सीरीज़ में बहुत सारे धातु यहाँ पे, मेटल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सोना, और ये जो आघात वर्धता है, ये आघात वर्धता की घटते क्रम में लिखा हुआ है। सबसे अधिक जो आघात वर्धी है या मेलेबल है वो सोना है। इसके बाद चांदी, उससे कम सीसा, उससे कम तांबा, उससे कम एल्युमिनिया, उससे कम टीना, उससे कम प्लेटिनम, उससे कम जस्ता, और उससे कम लोहा, और सबसे कम निकेल। इसका मतलब होता है कि सोना को पीट कर अधिक चौड़ा किया जा सकता है, जबकि निकेल को सबसे कम हम चौड़ा कर सकते हैं पीट कर। इसका मतलब निकेल ज़्यादा कठोर है और सोना ज़्यादा मेलेबल है, यानी कि लचीला है। इसके अलावा विश्व रेडियो डे, रेडियो की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। और हर बार हम अलग अलग थीम देकर रेडियो डे को मनाते हैं ताकि इसकी जो अवेयरनेस है लोगों में बढ़ सके। 2022 में जो उसको मनाया गया था 13 फरवरी को, रेडियो एंड ट्रस्ट, रेडियो एंड ट्रस्ट इसकी थीम थी। अगला पॉइंट हमारा भारत के उपराष्ट्रपति को लेकर है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। इसकी जो निर्वाचन होती है, इसके निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं और लोकसभा के निर्वाचित होते हैं। क्योंकि अभी जो एंग्लो इंडियन था, इसका मनोनयन लोकसभा के अंदर समाप्त कर दिया गया। इसलिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल राज्यसभा के, लेकिन राज्यसभा में मनोनयन अभी भी होता है 12 लोगों का, और पहले लोकसभा में 2 लोगों का मनोनयन होता था, जिनको ख़त्म कर दिया गया। बेसिकली लोकसभा में जो पहले 2 लोगों का मनोनयन होता था उसको ख़त्म कर दिया गया। इसलिए मनोनीत सदस्य लोकसभा के नहीं होंगे, लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे। और राज्यसभा में मनोनयन अभी भी होता है 12 लोगों का राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से। तो राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होंगे, लेकिन लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे। वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उसका नाम है श्री जगदीप धनखड़, और राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम कर सकता है आर्टिकल
1965 में। बेसिकली राष्ट्रपति के रूप उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते आदि नहीं मिलते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो अपर हाउस यानी कि राज्यसभा जो होते हैं उनके पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं और उन्हीं के पदेन होने के नाते इनको वेतन भत्ता दिया जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति किसी कारणवश या तो इम्पीचमेंट लग गया राष्ट्रपति के ऊपर या फिर उसकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, तब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति मैक्सिमम 6 मंथ तक काम कर सकता है। तभी इसको उसके उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते के अलावे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता भी इसको दिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा। किसी भी पार्टी को, देश में अभी बहुत सारी पार्टी उभरती हुई पार्टी, अभी हाल ही में जो आम आदमी पार्टी है इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया। पहले दिल्ली तक ये पार्टी सीमित थी, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने पंजाब में भी कई सारी सीटें जीत ली हैं और देश के विभिन्न राज्यों में इन्होंने सीटें जीती हैं। तो इनका क्या कंडीशन होता है? अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी को जो है ये दर्जा दिया गया है। अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी को ये दर्जा दिया गया। आपको अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी को ये दर्जा राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया। इसके दो कंडीशन होते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये कंपलसरी है, नेसेसरी है। कंडीशन नंबर थर्ड या कंडीशन नंबर 3, सेकंड या थर्ड। मतलब क्या फर्स्ट नंबर नेसेसरी है, फर्स्ट के साथ या तो सेकंड नंबर कंडीशन फुलफिल होना चाहिए या फिर थर्ड नंबर कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 4 राज्यों में लोकसभा अथवा विधानसभा में डाले गए कुल वैध मत जो होते हैं, वैलिड वोट, उसका कम से कम 6% वोट आपको लाना होगा। अगर आपकी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिले उसके लिए आपको 4 राज्य में लोकसभा या विधानसभा, दोनों में जरूरी नहीं है, दोनों हो तो और अच्छी बात है, लेकिन किसी एक में भी या तो लोकसभा में या विधानसभा में जितनी भी वोटिंग हुई है उसका 6% वोट आपको लाना होगा। इसके अलावा जो दूसरा कंडीशन है हमारा, एक या अधिक राज्यों में विधानसभा की न्यूनतम 4 सीटें आपको जितनी होंगी। और या तो कंडीशन नंबर 2 या कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में क्या है, 3 राज्यों में लोकसभा की 2 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल सकेगा। अगला पॉइंट हमारा है अरावली पर्वत को लेकर। देखिए अरावली पर्वत मुख्यतः 3 राज्यों में इसका विस्तार है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। दिल्ली में अरावली हिल्स को दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। अरावली हिल्स दुनिया की सबसे पहली बात तो प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानें होती हैं। ये अरावली हिल्स जो है प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं और अगर ईयर की बात करें तो 4.5 बिलियन वर्ष पुराना चट्टान है ये। अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में ये आता है। अगर ये पूछे कि अरावली हिल्स जो है वो किस प्रकार की चट्टान है, पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 3 राज्य में इसका विस्तार है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। हमने इसके बारे में बात करी। दिल्ली में इसको दिल्ली रेज के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट अजमेर है। अजमेर को झीलों का नगर कहते हैं। झीलों का नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारी झील अवस्थित हैं, जैसे आना सागर झील अजमेर में स्थित है, भाई सागर झील अजमेर में स्थित है, पुष्कर सागर झील अजमेर में स्थित है। कई सारे और भी इसके अलावा कई सारी झील अजमेर में है, इसलिए अजमेर को झीलों का नगर कहा जाता है। देखिए अजमेर और भी जो धार्मिक स्थल है उसके लिए काफ़ी फेमस रहा है। नासिया नामक जैन स्थल, ये अजमेर में स्थित है। अजमेर शरीफ बेसिकली अजमेर में एक स्थान है, अजमेर शरीफ, जो चिश्ती सिलसिले का एक गढ़ है। बेसिकली हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। नासिया जैन स्थल के लिए जो कि अजमेर में स्थित है उसके लिए फेमस है। इसके अलावा झील के बारे में बात कर चुके हैं। उर्स मेला लगता है अजमेर के अंदर, उर्स मेला, और ये लगता है आपको अजमेर शरीफ में। उर्स मेला ये अजमेर शरीफ में लगता है। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की बात करें, देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1942 1918, 4 साल तक चलने के बाद 1920 में और युद्ध ना हो उसके लिए 10 जनवरी 1920 ईस्वी को अमेरिका अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम थे वुडरो विल्सन, उसके नेतृत्व में एक संगठन, देशों का एक संगठन बनाया, उसको नाम दिया लीग ऑफ नेशंस, इसको नाम दिया राष्ट्र संघ। और ताकि ये इसका उद्देश्य था, पर्पस था कि दूसरा वर्ल्ड वार नहीं हो, तो उसकी स्टैब्लिशमेंट होती है बाद में, लेकिन इसका विघटन हो जाता है क्योंकि जो इसका पर्पस होता है कि दूसरा वर्ल्ड वार नहीं हो, लेकिन 1939 में फिर से वर्ल्ड वार छिड़ जाता है और तकरीबन 6 साल ये लड़ाई चलती है। 1945 में फाइनली ये एंड हो जाता है। तो जब जिस उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना होती है अगर उसका उल्लंघन हो जाए तो फिर ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। 1939 में फिर से युद्ध छिड़ गई और 1945 तक युद्ध चली थी। इसके बाद लीग ऑफ नेशन के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जब एंड हो गया 1945 में, तो 24 अक्टूबर को और मजबूती के साथ 1945 में ही एक और UNO एक संगठन बनाया गया अमेरिका के द्वारा,
इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसमें तकरीबन 193 मेंबर्स हैं या 92 ऐसे कुछ है। तो इसलिए राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा है भारत पर पहली बार अरब का आक्रमण जो हुआ था। इससे पहले कई बार पहले आक्रमण हो चुका, लेकिन मुस्लिम आक्रमण पहली बार और खासतौर से उन्होंने आक्रमण करके जीत हासिल की और कई सारे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। वो युद्ध का नाम था रब्बर का युद्ध, बैटल ऑफ रब्बर। याद रखिए, बहुत लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि ताहिर पर कासिम ने अटैक कर दिया, लेकिन युद्ध कौन सा है? युद्ध है रब्बर का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ रब्बर। बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम जो कि हज्जाज बिन यूसुफ का सेनापति था, हज्जाज बिन यूसुफ का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने दाहिर पर अटैक कर दिया। दाहिर उस टाइम तत्कालीन सिंध के शासक थे। दाहिर के पिताजी का नाम चच था। दाहिर से पहले उनके पिताजी वहाँ के राजा थे, फिर बाद में दाहिर वहाँ के राजा हुए। दाहिर हालांकि हिंदू राजा था, लेकिन काफ़ी लोभी था और काफ़ी घमंडी था, जिस वजह से लोभी का मतलब हुआ कि धन दौलत का काफ़ी लोभ था। इनकी बहन से ही इन्होंने धन संपत्ति के लिए शादी कर लिया था। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में ये लड़ाई हुई थी। अरब का आक्रमण भारत के सिंध पर हुआ था। उस टाइम में वहाँ के शासक दाहिर थे और उस युद्ध का नाम था रब्बर का युद्ध। आक्रमण करके इनके रब्बर के युद्ध में जब वो हार गया दाहिर, तत्पश्चात वहाँ से भागना पड़ा उनको और निरुन और बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया उन्होंने। सिंध पर तो कब्जा किया ही, साथ ही साथ आसपास का क्षेत्र जैसे निरुन नगर था, निरुन नगर जो कि बौद्ध स्थल था बेसिकली सिंध के प्रांत में, उस पर अधिकार कर लिया। जाटों की राजधानी सीसम थी सिंध प्रांत में, उसको पर भी अधिकार कर लिया। देखिए, हम ग्रहों की बात करें, बुध, मरकरी हमारा एक सोलर सिस्टम का जो है एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। इसका कक्षीय झुकाव 7 डिग्री का होता है। सूर्य के कक्ष में, जिसमें ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जो, तो वो 7 डिग्री पर झुका हुआ है, 7 डिग्री पर झुका हुआ है। बाकी बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। खाद्य उद्योग के लिए भारत का सर्वविख्यात क्षेत्र सिंदरी, ये झारखंड में स्थित है। सिंदरी का संबंध खाद्य उद्योग से है, झारखंड में स्थित है। स्टीफन हॉकिंस के बारे में बात करते हैं। स्टीफन हॉकिंस को आधुनिक भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आधुनिक भारत का आधुनिक युग का आइंस्टीन कहते हैं स्टीफन हॉकिंस को। ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश नागरिक थे बेसिकली। स्टीफन हॉकिंस जब छोटे से थे तभी इनके शरीर में एक ऐसी बीमारी जो करोड़ों लोगों में किसी एक व्यक्ति को ये बीमारी होती है, ये इस रोग से ग्रसित थे। इनका हाथ पैर कुछ भी काम नहीं, बढ़ती उम्र के साथ इनके ये लेथार्जिक होते जा रहे थे। इनके हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे, बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा था, बशर्ते इनका दिमाग बहुत काम कर रहा था। जिस तरह से इसकी पूरी बॉडी काम नहीं करती थी, उसके रेस्पेक्टिवली इसका दिमाग बहुत ही फास्ट काम करता था। और ये जो बातें करते थे, ये मशीन के थ्रू बातें करते थे। तो आधुनिक युग का इसे आइंस्टाइन कहा जाता है। और इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बेसिकली इस किताब में इन्होंने उनके रिसर्चेस, उनके प्रयोग जो उन्होंने खोज किए, जो रिसर्च किया ब्लैक होल्स के बारे में, फिजिक्स पर इन्होंने स्टडीज़ करी, ब्लैक होल्स के बारे में स्टडीज़ करी, कृष्ण क्षेत्र के बारे में। तो उसकी उनका जो ब्रीफ हिस्ट्री या ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलता है, वो द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इसकी किताब में मिलता है। देखिए, स्टीफन हॉकिंस का जन्म जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था 1942 में, और उसकी मृत्यु 2018 में हो गई। अगला पॉइंट हमारा है भारत की प्रमुख जनजातियां और संबंधित राज्य। देखिए, गारो जनजाति मेघालय में है, खासी जनजाति मेघालय में है, जयंतिया जनजाति भी मेघालय में। देखिए, याद रखिए, जनजाति के नाम पर पहाड़ी के नाम भी हैं। गारो हिल्स मेघालय में है, खासी हिल्स मेघालय में है, जयंतिया हिल्स भी मेघालय में है। बेसिकली इन हिल्स पे रहने वाली जो जनजातियां हैं उनको उस जनजाति के नाम से पुकारा जाता है। जो गारो हिल्स पे रहते हैं उसको गारो जनजाति, खासी हिल्स पे रहते हैं खासी जनजाति, जयंतिया हिल्स पे रहते हैं जयंतिया जनजाति। मेघालय के अंदर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोल जनजाति बिहार में स्थित है, संथाल जनजाति बिहार में स्थित है, मुंडा जनजाति बिहार में स्थित है। देखिए, मुंडा आपको झारखंड में भी है, जो कि झारखंड पहले बिहार का पार्ट रह चुका है, तो इसलिए जो बिहार में वो झारखंड में है, जो झारखंड में वो बिहार में है। कुछ कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। मिकिर पहाड़ी ये असम में स्थित है, मिकिर जनजाति भी असम में है, मिकिर पहाड़ी भी असम में है, राभा जनजाति असम में है, दिमारा जनजाति असम में है, कछारी जनजाति भी असम में है। मोपा जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, मोपा जनजाति। डबरा जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सुलूंगा जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मिसमी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और मिनियोंग जनजाति भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मुंडा जनजाति उत्तर प्रदेश झारखंड में पाई जाती है, मुंडा, बिरसा मुंडा वगैरह। और हो जनजाति झारखंड में, उरांव जनजाति भी झारखंड में। तो मुंडा, हो, उरांव झारखंड में। भारत में पहला पूरी तरह से जनजातीय
जो राज्य है पहला वो है झारखंड, याद रखिए। तो मुंडा हो उरांव ये झारखंड में स्थित है, झारखंड में निवास करते हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय। बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग, और जो पहले गवर्नर थे उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिए। बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हो गए वारेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के पहले गवर्नर देखिए, याद रखिए, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल से 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस तरह से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो हुए वो वारेन हेस्टिंग्स हुए, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए। देखिए, गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म होता है तो वायसराय का पोस्ट स्टार्ट होता है। तो जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग, वही भारत के वहीं से जहाँ से इसकी पोस्ट खत्म होती है, एक पोस्ट, दूसरी पोस्ट भी वहीं से स्टार्ट होती है। तो गवर्नर जनरल का पोस्ट जहाँ पे खत्म हुई वहीं से वायसराय का पोस्ट स्टार्ट हो गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो हुआ लॉर्ड कैनिंग हो गया। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ, और पहला वायसराय, माफ कीजिएगा, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, याद रखिए। महमूद गजनवी की बात करें, गजनी प्रांत का ये एक शासक था। बेसिकली इसका जन्म 2 नवंबर 971 को हुआ था। इनके पिता का नाम सुख्तगीन था, और गजनी का ये शासक बना था मात्र 27 वर्ष की अवस्था में 1998 में, और तकरीबन 3 साल के बाद या तीसरे साल इन्होंने भारत पर अटैक कर दिया था। भारत पर इन्होंने सक्सेसिवली तकरीबन 17 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण पंजाब के शासक थे जयपाल, उस पर किया था 1001 ईस्वी में। 998 में ये शासक बना 27 वर्ष की अवस्था में, और 1001 ईस्वी में ये जो शाही वंश के पंजाब के शाही वंश के शासक थे जयपाल, उस पर अटैक कर दिया 1001 में। ह्वेनसोंग एक परिचय। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या बौद्ध धर्म को जानने के लिए दुनिया के तमाम देश तमाम देश के दार्शनिक भारत में आए। इसमें से सबसे अग्रणी रोल जो रहा वो चाइना का रहा। चाइना से बहुत सारे दार्शनिक भारत आए, तीर्थयात्री भारत आए। इसमें से ह्वेनसोंग एक प्रमुख तीर्थयात्री था, दार्शनिक था, जो चाइना से भारत आया था बौद्ध धर्म को जानने के लिए। ये चीनी दार्शनिक थे बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा ह्वेनसोंग जो थे वो 138 देश का भ्रमण किया, और सबसे अधिक टाइम इन्होंने भारत में स्पेंड किया। और भारत में रहने के दरमियान इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई करी थी। और इसलिए चूंकि 138 देश घूमे हैं, इसलिए इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इतना देश इससे पहले किसी ने नहीं घूमा, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। नीति पंडित भी इसे कहा जाता है। और ये जो 138 देश का भ्रमण किया, उसका जो वृत्तांत मिलता है वो एक किताब जो इनके द्वारा लिखी गई है, उसका नाम है सीयू की किताब। कई बार पूछा था किसने लिखा है, तो ह्वेनसोंग ने लिखा है। इसमें 138 देशों का भ्रमण वृत्तांत मिलता है। ये जब भारत आए थे उस टाइम में भारत में हर्षवर्धन का राज चल रहा था, और ऐसा माना जाता है कि भारत में अंतिम सब सशक्त हिंदू शासक जो थे उसका नाम हर्षवर्धन था। ह्वेनसोंग जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो वहाँ के जो प्राचार्य थे, कुलपति थे, उनका नाम था आचार्य शीलभद्र, और इन्होंने आचार्य शीलभद्र को शूद्र कहा कि ये निम्न कुल के थे, ये शूद्र थे, ब्राह्मण नहीं थे। इसके अलावा देखिए, मोल की हम बात करते हैं साइंस से। मोल की हम बात करते हैं तो मोल को जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली परिभाषित किया गया था 1967 में किया गया था। यानी कि 1967 में इसको एक इंटरनेशनल यूनिट के रूप में मान्यता दी गई थी। मोल में हम लोग मापते हैं किसको, मोल में हम संख्या को भी दिखा सकते हैं, और मोल में हम द्रव्यमान यानी कि मास को भी दिखा सकते हैं। बेसिकली मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। पदार्थ कितना हम मात्रा में लेंगे उसका मात्रक होता है मोल। 1967 में इसको परिभाषित किया गया, और एक मोल अणु बराबर जो होता है वो होता है आपको 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अलावा ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1967 बेसिकली, याद रखिए। मोल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1967 में। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है IMF के साथ। मतलब क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के साथ ही दोनों को एस्टैब्लिश किया गया 1945 ईस्वी में। और दोनों के लिए एक कॉमन समझौता हुआ था, नाम था ब्रेटन वुड्स समझौता। तो IMF की स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी, तो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। देखिए, विश्व बैंक का अन्य नाम जो था यह है IBRD है। IBRD को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहते हैं। अगर कोई देश छत विक्षत है या फिर उसकी स्थिति काफ़ी खराब है, वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है, तो वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकता है।
और ऐसे देशों को वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड भी करता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका के अंदर। वाशिंगटन कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। सदस्य देश अभी जो वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश हैं उसकी संख्या 189 है, 189। और जो लास्ट कंट्री है 189वां देश, उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ नोरू। अंतिम जो सदस्य देश बना है वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का, उसका नाम नोरू है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पॉसिबल हो तो इन सभी का आप नोट्स बना सकते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी के सभी। देखिए, हम जो वेल्डिंग करते हैं ये गैस के थ्रू भी करते हैं और ठोस के थ्रू भी करते हैं। ठोस से भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं, गैस से भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। और हम ठोस से वेल्डिंग करते हैं उसके लिए हमें आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम दोनों को 3:1 के रेशियो में मिलाना पड़ता है और तब हम वेल्डिंग कर सकते हैं। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम को 3:1 में मिलाते हैं ठोस वेल्डिंग के लिए। इसके अलावा गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को मिलाकर हम गैस वेल्डिंग करते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। बेसिकली जब हम कच्चे फलों को घर में पकाते हैं उसमें कार्बेट का यूज़ करते हैं, तो जब हम पानी का छिड़काव उस पर करते हैं तो उससे जो गैस निकलती है वो है एसिटिलीन गैस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को पी द्वारा हम इंडिकेट करते हैं और इसकी जो समानता होती है नाइट्रोजन गैस की समानता होती है। नाइट्रोजन गैस के समान ही फॉस्फोरस होता है। नाइट्रोजन गैस का बेसिकली अनुरूप ये होता है, एक होता है अपर रूप, एक होता है अनुरूप। तो नाइट्रोजन गैस का ये अनुरूप है, नाइट्रोजन गैस की तरह होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉग, एनालॉग ऑफ नाइट्रोजन गैस फॉस्फोरस। फॉस्फोरस संकेत पी है, पी से इंडिकेट करते हैं और इसकी खासियत यह है कि यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता और परमाणु संख्या इसकी 15 होती है। हमने इसी सीरीज के अंदर जिस टाइप के वीडियो हम आजकल डाल रहे हैं इसमें हम अब ऐसे कुछ कुछ करंट अफेयर्स को स्पेशली लाइक हम डालते हैं थोड़े बहुत, स्पेशली जो हमारे एक पेज होगा वो कम से कम करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड होगा, खासतौर से वैसे करंट अफेयर्स जो स्टैटिक भी हो, करंट भी हो और जिसकी चर्चा हाल ही में हुई हो। वैसे क्वेश्चंस को हम अब इसमें डाला करेंगे। आज के बेसिकली प्रमुख त्यौहार उत्सव और किस राज्य यूटी में मनाए जाते हैं, जैसे कि लोसर उत्सव को, लोसर फेस्टिवल को अभी हमने पिछले वीडियोज में भी इसके बारे में बात करी थी, लद्दाख में मनाया जाता है इसको। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल को भी लद्दाख में मनाते हैं। वहीं अगर लोसांग फेस्टिवल होता तो ये सिक्किम में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, याद रखिए। संगाई त्यौहार ये मणिपुर में बनता है। मणिपुर के अंदर जब मणिपुर की बात हुई तो कचाई लेमन फेस्टिवल, जो कि कचाई लेमन वहाँ का जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है। कचाई लेमन त्यौहार भी वहाँ मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। देखिए, अमूर फाल्कन त्यौहार भी मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। शुभंग लीला मणिपुर के अंदर बनता है। सिरुई लिली मणिपुर के अंदर बनता है। तो याद रखिए, लीला और लिली फेस्टिवल जो बनता है वो मणिपुर के अंदर बनता है। शुभंग लीला और सिरुई लिली। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 ये नागालैंड में बनता है। वैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात हो तो नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, दोनों में बनता है, लेकिन मुख्य रूप से नागालैंड में बनता है। अभी हाल ही में 2022 में हॉर्नबिल जो मना है नागालैंड के अंदर बना है। तुलिनी फेस्टिवल भी नागालैंड में बनता है। सैक्रेनी फेस्टिवल भी नागालैंड में बनता है। तुलिनी और सैक्रेनी फेस्टिवल दोनों नागालैंड का फेस्टिवल है। देखिए, डोल जात्रा फेस्टिवल ये पश्चिम बंगाल का फेस्टिवल है। कोबिता उत्सव ये पश्चिम बंगाल का फेस्टिवल है। कोबिता उत्सव पश्चिम बंगाल का फेस्टिवल है। डोल जात्रा पश्चिम बंगाल, कोबिता उत्सव पश्चिम बंगाल है। चापचरकूट फेस्टिवल ये मिजोरम में बनता है। काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मिजोरम के अंदर चापचरकूट फेस्टिवल कहाँ बनता है? मिजोरम के अंदर बनता है। और याद रखिए, खर्ची परवा ये फेस्टिवल बनता है आपको त्रिपुरा में। खर्ची परवा ये फेस्टिवल बनता है आपको त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा में त्रिपुरा नाम इसका इसलिए पड़ा चूंकि 3 तरफ से जो है पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। सॉरी, पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से। यहाँ पे अगर त्रिपुरा है तो इस तरह इस टाइप से घिरा हुआ है आपको बांग्लादेश। इसके अलावा रज पर्व बनता है आपको उड़ीसा के अंदर। हम लोग पहले इसके बारे में बात करें। रज फेस्टिवल उड़ीसा में, बोईता बंदना फेस्टिवल उड़ीसा में, शीतल षष्ठी फेस्टिवल उड़ीसा में, बाली यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा में, नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में। नुआखाई का मतलब होता है नया अन्न जब हम लोग खाते हैं तो उसे नुआखाई कहा जाता है। शीतल षष्ठी भी उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। बोईता बंदना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। रज फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। नुआखाई भी इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में बनता है। लेवेंडर फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में बनता है। लेवेंडर कंचोत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में बनता है। अहरबल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में बनता है। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में बनता है। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में बनता है।
और एप्पल फेस्टिवल, जो कि एप्पल की खेती, सेब की खेती वहाँ पे होती है, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में बनता है। बेसिकली उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सेशन वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी पसंद आता होगा, और काफ़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इम्पेंडिंग एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम है, खासतौर से मैं दरोगा को टारगेट कर रहा हूँ, बिहार दरोगा को टारगेट कर रहा हूँ। और मुझे इसका आइडिया भी है, कई बार मैंने बिहार दरोगा को निकाला है, बिहार दरोगा के साथ साथ मैंने 10 से 11-12 एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। मुझे आइडिया है क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, किसी महीने आपको लगे कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।